हमारे अजीज़ सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी भाइयों, आज का तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से मुनाक़िदा इस इज्तिमा के सदर आली जनाब माजिद भाई साहब और शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा हमारे जर्नलिस्ट हज़रात और मेरे दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, वाक़ई आज की कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मुझे भी महसूस हो रहा है कि उर्दू जर्नलिस्ट इतनी बड़ी तादाद में है माशाल्लाह। मैंने भी कई उर्दू कॉन्फ्रेंसें अटेंड किया, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस की बात ही कुछ और है। मेरी बात शुरू करने से पहले जब मैं इस जलसेगाह में आया तो मुझे तेलंगाना के साथ साथ कर्नाटक के मुस्लिम जर्नलिस्ट भी मिले, उर्दू सहाफ़ी मिले, बीदर से मिले, गुलबर्गा के मिले, फिर मुझे नांदेड़ से मिले। तो ऐसा दिख रहा था कि ये तेलंगाना नहीं बोलकर ये पुराना निज़ाम का दक्कन, यानी सारे दक्कन के औरंगाबाद से लेकर यहाँ तक अपनी उर्दू के वजूद का एक मुजाहरा करने के लिए यहाँ पर आए कि अभी उर्दू ज़िंदा है, हम लोग हैं, ये बताने के लिए आए। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं ये तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट के सदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि माजिद भाई से अगर हो सका तो हमारी तजवीज़ है इसका तेलंगाना के साथ साथ रखिए, लेकिन उसके साथ क्योंकि पूरा दक्कन आया हुआ है, पुराने निज़ाम की यहाँ तमाम अजला वाले हैं, कर्नाटक के आए हैं, महाराष्ट्र आए हैं, तो इसको दक्कन उर्दू जर्नलिस्ट अगर नाम दे सकते हैं तो वेल डन, अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर। अब रहा उर्दू के बारे में, उर्दू की तरक्की और हमारा वजूद। देखिए, जो कौमों की पहचान होती है उनके लिटरेचर से, उनके तारीख़ से, उनकी ज़बान से उसकी पहचान होती है। और हमारी पहचान, हमारी तारीख़, हमारी ज़बान, उर्दू ज़बान से हमारी पहचान है। लेकिन हम हमारी पहचान को, हमारे वजूद को हम भुलाते जा रहे हैं उस पर कि आज जो सरकारें बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पर मरकज़ में, वो तो हमारी तारीख़ मिटाने के लिए बैठे हुए हैं। एक महफिल में बैठा हुआ था, एक मीटिंग के अंदर मैंने, तो मुझे अभी तो नहीं है, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू कह रहे थे कि बातों में किसी से कि भाई जब मेरा एड्रेस पूछे तो मुझे कहना पड़ता है कि मैं 29 औरंगज़ेब लेन में हूँ, मेरा घर का एड्रेस। तो मुझे जिस्म में एक झंझाहट हो जाती थी कि औरंगज़ेब का नाम बोलना पड़ रहा, बार बार औरंगज़ेब का पढ़ना पड़ रहा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि औरंगज़ेब रोड का नाम बदल कर वो अबुल कलाम रोड का नाम बदल दिया गया। ठीक है, वहाँ तो अब्दुल कलाम का नाम बदल है, लेकिन गांधी जी का भी बदल कर गॉड से भी लगा दे रहे वो लोग। तो इस तरीके से हालात में अब औरंगाबाद शहर का नाम तक बदल देना चाहते हैं, हिंदुस्तान के कई शहरों के नाम बदल रहे हैं, यूपी के अंदर हो रहे हैं। तो जो तारीख़ को बदल रहे हैं, ये बड़ा ख़तरा है हमारे लिए। एक एनसीईआरटी एक इदारा होता, वो इदारा होता है हमारा सिलेबस बनाने वाला। आज सिलेबस बनाने वाले इदारों में पहले सेकुलर ख्यालात के, लेफ़्ट ख्यालात के ऐसे लोग हुआ करते थे, रंगराव गर्मी गुड़ देसु, एनसीईआरटी। लेकिन आज एक ही सोच के जहन रखने वाले लोगों को, यानी आरएसएस आइडियोलॉजी के लोगों को वहाँ रखा जा रहा है। और मजमून में आज के अखबार में पढ़ा कि अल्लामा इकबाल का भी मजमून निकाल दिया गया दिल्ली के यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट के अंदर। तो उर्दू के इतने बड़े शायर अल्लामा इकबाल साहब का भी नाम को तारीख़ से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये तारीख़ को ज़िंदा रखना का काम भी हमारा भी है। उसमें हुकूमतें तो अब नहीं कर रहे हमारे, लेकिन हम तो ज़िंदा है, हम कर सकते हैं। मैं अपनी एक मिसाल बहुत देखता हूँ। ए बाबू थोड़ी देर खामोश रहो। तो
मैंने फर्स्ट 89 डॉक्टर मर्री चन्ना रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने, कांग्रेस की सरकार आई एनटी रामाराव से, और मुझे ओथ लेने के लिए बुलाया गया। मोहम्मद अली शब्बीर, उनके गवर्नर कृष्णाकांत थे, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मर्री चन्ना रेड्डी थे। और मैंने कहा कि भाई कौन सी ज़बान में लेना चाह रहे? तो मैं बोला भाई उर्दू में लेना चाह रहा हूँ मैं। तो जब तक उर्दू में, कई साल से उर्दू में कोई ले रहा नहीं था, तो उर्दू निकाल ही दिया राजभवन से, उर्दू ज़बान ही नहीं है। तो चन्ना रेड्डी साहब बहुत खफा हो गए। भाई हिंदुस्तान के 14 ज़बानें हैं, तो 14 ज़बान में होना चाहिए, उसके आज़ादी, जो भी चाहे ज़बान में वो ओथ ले सकता है। तो उर्दू नहीं थी उस वक्त में। कृष्णाकांत ने कहा कि भाई मुझे उर्दू लिखना भी आता, पढ़ना भी आता। चन्ना रेड्डी साहब बोले मुझे भी लिखना भी आता, पढ़ना भी आता है, लिहाजा हम बना देते हैं, आप उर्दू में पढ़ो शब्बीर। उतने में चन्ना रेड्डी साहब की नज़र माजिद भाई पे पड़ी। जब सियासत में थे माजिद भाई, तो माजिद भाई से कहा गया कि भाई उर्दू में हलफनामा बनाओ। तो जब का जब माजिद साहब उठकर राजभवन में ऊपर आए और उर्दू में हलफनामा बनाए, और उनका हलफनामा दिए सो कृष्णाकांत ने पढ़े, और मैंने मिनिस्ट्री का हलफ लिया। मेरे दोस्त हैं, अहबाब, मेरे मुतालिकीन पूरे बाहर परेशान थे कि भाई सबका ओथ हो गया, मेरे भाई के पास आते क्यों रुक गया? शब्बीर के पास अंदर, हम अंदर है, बाहर वालों को क्या मालूम कार्रवाई क्यों हो रही, कार्रवाई क्यों रुक गई? लेकिन वहाँ कार्रवाई का था, मजबूत दिल की बात थी, उर्दू से लगाव और मोहब्बत की बात थी। मैं तेलुगु भी लेता हूँ और इंग्लिश भी बोलता हूँ और उर्दू भी बोल सकता था, लेकिन मेरी ज़िद थी कि उर्दू में हलफ लूँगा मैं। तो हलफनामा नहीं है, लेकिन यहाँ आपके हमारे बीच में माजिद भाई है, इन्हीं के हाथों से हलफनामा लिखा गया। कृष्णाकांत गवर्नर ने पढ़ा और मैंने उर्दू में हलफ लेके मिनिस्टर बना। तो ये उर्दू से अपनी मोहब्बत और लगाव का एक वो है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, ताली दो हाथ से बस्ती, आप अपने अंदर भी झांक के देखो कि हम में क्या कमियाँ हैं। हुकूमतों पे छोड़ दो, हुकूमतें कुछ करने वाले होते, कुछ नहीं करने वाले होते, लेकिन उर्दू को बचाना, उर्दू की तहजीब को रखना। अभी अली भाई ने कहा था कि भाई हमारा विरसा जितना भी तालीमें है वो लिटरेचर हमारा उर्दू में ज़्यादा है, उर्दू में एक तहजीब है, और ये वही उर्दू ज़बान है जिसने देश को आज़ादी दिलाया कि इनकलाब जिंदाबाद। पहला नारा तो उर्दू ही हुआ, आज़ाद हिंद वो भी उर्दू से हुआ। तो आज़ादी की लड़ाई तो 50% से क्या 70% यही लड़ी, उर्दू ज़बान ही लड़ी। उर्दू आने वाला नहीं आने वाला उसको उर्दू के माने भी नहीं था। इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए लकड़ी लेके हर रियासत में गए। कल मद्रास में, चेन्नई में भी गए, जहाँ तमिल, वहाँ पे तमिल बोला जाता है। तो ये वो ज़बान है तो सरहदों से आगे निकलकर आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा अहम रोल अदा करे। लेकिन हम खाली तारीख बोलते रहेंगे तो नहीं होगा, हमको प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल जाना है तो हम क्या कर रहे हैं? कई हमारे प्रोफेसर्स उर्दू असातिज़ा है, मैं जाके पूछता हूँ तो भाई माशाल्लाह कितने बच्चे? 3 हैं। कहाँ हैं? एक बोलता सेंट मैरीज में, एक बोलता सेंट मैरी में, एक सेंट फातिमा में है। फिर उर्दू में कहाँ है भाई? उर्दू के तो खाना खा रहे हो, उर्दू के में आप पैसा तनख्वाह ले रहे हो, अपनी औलाद को भी आप उर्दू मदरसे में, उर्दू स्कूल में नहीं डालेंगे तो फिर कौन डालेगा? तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मैं एक मिसाल माजिद भाई के सामने रखना चाह रहा हूँ, वो स्टडी के अंदर लीजिए। मेरे पास बहुत बड़ा प्रेस है यहाँ, मेरे पास के मतलब हैदराबाद का उस प्रगति प्रेस बहुत बड़ा प्रेस है हैदराबाद का। उसके अंदर एक रहमान साहब नामी है, वो जीएम चेयरमैन के बाद 2nd रैंक पे है वो। उन्होंने मेरे पास घर पे आके बोला, शब्बीर साहब मेरे 2 लड़कियां इंटर में पास हुए हैं और विजय मेरी के अंदर मुझे सेंटेंस में मिला है, लेकिन वो कहती है कि मिनिमम 10 लड़कियों को आप अगर अरेंज करेंगे तो मैं एक टीचर को, उर्दू टीचर को मैं दूंगी, अदरवाइज़ ये 2 लड़कियों के लिए मैं 10,000 रुपये रख के कोई टीचर को मैं नहीं लगा सकती, माफ़ करना आप। इन्होंने बोले कि भाई नहीं मैं लेके आऊँगा। तो जितने उस बैच में थे वो साल के, तमाम के घरों पे जाके आया शब्बीर साहब। मैं कंटिन्यू 20 दिन फिरा। आखिर में बोला कि भाई आप क्यों उर्दू नहीं लेते, अरबी क्यों लेना चाह रहे हो? नहीं भाई हमको 80-90% मार्क्स आते हैं, हमको अरबी लेना है।
यानी अरबी के नाम पर आप उर्दू को ख़त्म कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे आप। आपकी उर्दू क्यों ख़त्म होते जा रही? बच्चे नहीं हैं, सब अरबी लेना चाह रहे, क्योंकि अरबी के अंदर उनको एक जहन बना हुआ है कि हमको 90 95 मार्क्स हमारे को आ जाते, लिहाजा हमको उर्दू होंगी छान दो। तो वो लोग यूनिवर्सिटी वाले हर साल रिपोर्ट दे रहे कि बच्चे कम हो जा रहे। असेंबली में हमारे एक बहुत ही मशहूर स्पीकर साहब थे, रामचंद्र रेड्डी साहब। चंद्र रेड्डी साहब, मैं मिनिस्टर था, मेरे को एक दिन बुलाए, शब्बीर इधर आओ। बोले मैं छोटा था, मैं तो 31 साल की उम्र में मिनिस्टर बना। तो बुलाए तो मैं गया। वो भी उर्दूदान थे, बेहतरीन उर्दू बोलते थे, संगारेड्डी के थे रामचंद्र रेड्डी साहब पी, और बड़े वकील भी थे। उन्होंने बोले शब्बीर, मैंने स्पीकर बनने के बाद तमाम प्रोसीडिंग्स को इंग्लिश और तेलुगु में थे, उर्दू में भी छपाना शुरू करा। तो छपाते छपाते पूरे छप रहे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ बोलना पड़ता है, जितने 40 किताबें रखते 40 वैसे ही रहते, कोई एक किताब उठा के नहीं ले जाता। तुम एक काम करो, क्या करेंगे? मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत का सवाल है इसके अंदर। तुम वज़न उठा के 20 30 आधे किताबें उठा लेके रोज़ लेके चले जाते जाओ। तुम कई कुछ साहब बोला, इसलिए कि मैं रिकॉर्ड में बताऊं कि यहाँ से किताबें एमएलए लेके जा रहे हैं, एमएलए लेके पढ़ रहे हैं, और हमारे स्टाफ पढ़ रहा है, वो तो मालूम हो कम से कम। तो हमारे थप्पड़ मारे ऐसा बात बोले हूँ कि एक किताब को उठा रहा ही नहीं उर्दू। मैंने स्टार्ट करा जर्नलिज्म के यहाँ के सारे किताबों का प्रोसीडिंग्स पूरे, ऑल डिमांड्स का, हर मिनिस्ट्री का डिमांड में उर्दू में भी रखे, उन्होंने शुरू करे थे पी रामचंद्र रेड्डी साहब। तो आखिरी को बुला के बोले तुम एक काम करो, वज़न उठा के तुम थोड़ा लेके जाओ, मैं थोड़ा लेके जाता हूँ, ताकि लोगों को मालूम है लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से किताबें भी असेंबली में से लेके बाहर जा रहे हैं। तो बदकिस्मती हमारी, हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं, इस ज़बान को ख़त्म करने में हम भी ज़िम्मेदार हैं। तो वो रहमान साहब 20 दिन के बाद मेरे कहने आके बोले शब्बीर साहब सब के घर फिर लिया, उसके बाद मैं ये फ़ैसला कर लिया कि मैं पढ़ाऊँगा तो बच्चों को उर्दू ही पढ़ाऊँगा। लिहाजा मैंने इतने टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद भी मैंने निकाल कर MS जूनियर कॉलेज में लेके चले जा रहा हूँ, क्योंकि उर्दू वो टीचर, उन्हें मैनेजमेंट बोले कि कम से कम 10 लड़कियों को लाओ। तो बदकिस्मती से मैं 20 दिन मेहनत करा तो 1 बन गई, तो 3 हो गए, नहीं ला सका मैं। तो मैं मजबूरन, मेरी भी ज़िद देखो, मैं बच्चों को वहाँ से निकाल लिया और मैं उर्दू जहाँ है वहाँ ले जाके डाल लिया। जो स्टैंडर्ड थोड़ा कम है परवाह नहीं, मगर मैं वहाँ करा, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करा। ये अगर जुस्तजू तुम लोगों में आ जाएंगे, आप लोग क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में कलम है, आप सहाफ़ी है, आप मोटिवेशन कर सकते हैं, आप समाज को आप उजागर कर सकते हैं। आज के हालात समाज को हम बता सकते हैं कि क्या ज़माना कैसा तरक् रहा है। DG अंजनी साहब ने बहुत अच्छा कहा कि आज गूगल में बैठकर ट्रांसलेशन कर ले रहे, 80% सही रहता, 20% गलत रहता, 100-200 स्क्रिप्ट पढ़ दो, कहाँ गलतियाँ हाथ से सीधा कर लेते हम लोग, बदल ले रहे। हम लोगों भी सीख लिया अब आजकल, कोई भी ज़बान से आए तो कल एक मराठी ज़बान में मेरे को एक राजस्थान से भेजा है, मध्य प्रदेश से, वो सॉरी नागपुर से, तो वो ज़बान में किसको ट्रांसलेशन है, गूगल में जाके मारा तो उन्हें ट्रांसलेशन करके दे दिया मेरे को इंग्लिश में। थोड़े बहुत मिस्टेक्स है, फिर उसको सुधार लिए हम लोग। तो ऐसे दौर में हमको चैलेंजेस का सामना करना है। आप भी चैलेंजेस के साथ में आइए, खाली कॉन्फ्रेंसों से नहीं होता। आज उर्दू स्कूल कहीं बंद हो रहा तो आप लोग सहाफ़ी 4 बुजुर्गों को लेकर, नौजवानों को लेकर आप गश्त कराइए। क्यों आप बच्चों को उर्दू से निकाल देना चाह रहे? हम उर्दू मीडियम नहीं बोल रहे, कम से कम उर्दू एक सब्जेक्ट तो पढ़ाओ, उसको तो जो सेकंड लैंग्वेज है वो तो उसका अमल कराओ। तो ये काम अगर महल्ले महल्ले में करते हैं, जैसे हमारे तबलीगी जमात वाले बोलते चले भाई वो तो मैं तहारत नहीं, अरे नहीं है तो नहीं है, चल बोल के खींच के ले आते, आप भी पकड़ के वैसे लेके जाओ, ले आके उर्दू में लगाओ, उन लोगों को लगा के लिख जाने के बाद उनमें जो उसको कुछ ना कुछ आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। आज मैं एक बड़े जज्बे के साथ, मैं खुद भी बेहतरीन शाल वगैरह ख़रीद के लाया कि एक साहब को जो यहाँ पे चीफ गेस्ट आने वाले थे, पता नहीं क्यों नहीं आए, मगर मैं उनके सबके सामने बताना चाह रहा था कि वो शख्स का नाम है जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब। उन्होंने हाई कोर्ट के 5 जजेस के कमेटी के चीफ थे जब हमारा मामला GO 33
मुस्लिम रिजर्वेशन का आया। तो जब पहले हम जब रिजर्वेशन दिए 2004 में जुलाई में, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे मुकदमे को खारिज करते हुए 3 पॉइंट्स के ऊपर हमको रिजेक्ट कर दिए कि पहले ये मज़हबी रिजर्वेशन नहीं होना, तुम लोग मुसलमान बोले, मुसलमानों में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड बोलो, तुम सारे लोगों को नहीं दे सकते, क्रीम लेयर को निकालो। उसके बाद बीसी कमीशन की रिपोर्ट के बगैर माइनॉरिटी कमीशन तो बीसी कमीशन बना के लाओ। 50% नहीं दे सकते क्योंकि 46 अभी मुल्क में है, स्टेट में है, 5 देने से 51 हो जाएगा। 1% इंदिरा साहनी जजमेंट के अगेंस्ट जा रहा है ये। सुप्रीम कोर्ट ने बार लगा दिया है कि 50 से अब नहीं होना, 51 हो रहा है, एक कम कर लो। ये उनके 3 ऑब्जर्वेशन थे। तो पहली दफ़ा मुल्क में ये मालूम हुआ कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। अगर कोई बोलने वाला शख्स है वो है जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। इत्तेफाक से नाम था मगर पता नहीं क्यों नहीं आए। मैं खुद आज आप तमाम लोगों की जानिब से उनकी गुलपोशी करने के लिए मैं फूल और शाल लेके आया कि चलो मौका मिला कि ऐसे शख्स की जिसने 5 जजों के सामने ये रखा कि मुसलमान पिछड़े हैं, उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। और एक शख्स का भी नाम सुना कि हमारे एन वी रमना साहब, साबिका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके हाथ में जब रिजर्वेशन था तो मैंने उनके पास जाके कहा कि साहब आप तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया, हमारा रिजर्वेशन का हमेशा के लिए उसको क्लियर कर दीजिए। साहब बोले पता नहीं शब्बीर हमारे जजेस को कहते हैं कि ये सर्वे कराओ। क्या सर्वे कराएंगे? मैं राजभवन से बैठ के 4 मीनार तक जाता हूँ, जितने मैक्सिमम लोग मिलेंगे, गोश्त की दुकान वाले, मुर्गी की दुकान वाले, फल बेचने वाले, तरकारी बेचने वाले, जामा बेचने वाले, मौज बेचने वाले, रोड पे कारोबार करने वाले, 90% मुसलमान मिलेंगे। और क्या सर्वे कराने की ज़रूरत है? बोला साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो कि आप ही जब बोल रहे हैं तो मेहरबानी करके वो काम करा दो। उन्होंने बोले मैंने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के बेंच पे जज था तो तुम लोगों की मदद करा। मैं बोला बिल्कुल करे साहब, अब भी फाइनल करके निकाल दो। तो अगर लगन जुस्तजू है, मैं जाके कोई और भी बात करके आ सकता था, लेकिन मेरे पास वो था कि नहीं, आज मैं जाकर उनकी गुलपोशी कर कर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनसे मुतालबा करूँगा साहब ये क्लियर कर दो हमारा। तो हम इस तरीके से मैंने अपना इलेक्शन भी हारा क्योंकि मेरे पास 9% मुसलमान है, 91% हिंदू भाई है। कम्युनिटी से भी बहुत सारे जर्नलिस्ट आए हुए हैं मेरे, वो लोग भी बोल सकते हैं कि 2,20,30 जब 20,000 वोट थे, अब तो 2,29,000 वोट है, उसमें 21,000 मुसलमान वोट है, तो 10% भी नहीं हुए। मगर मैं कभी हारा नहीं, डरा नहीं, मैं हार गया इलेक्शन। लोग बोले कि भाई वोट भी हमारे, नोट भी हमारे, तुर्कोल के पनी जैसा बोल के हमारे नाम पे काफ़ी पब्लिसिटी करे, जिसमें हमको शिकस्त भी मिल गई। तो हमने एक मुसम्मम करा कि रिजर्वेशन होना। जब मैं रिजर्वेशन की बात करा, माजिद भाई है, उनको भी मालूम है, सख्त मुखालिफत की गई कौम की तरफ से। 3 बड़े बड़े मदरसे हमारे फतवे दिए, ये नाजायज़ है रिजर्वेशन, इसे बंद करो। इस्लाम के अंदर इक्वालिटी है, मसावत है, रिजर्वेशन नहीं चाहिए, ग्रुप्स नहीं है, इस्लाम में कोई ग्रुप्स नहीं है। मैं बोला साहब ये मैं मज़हब में मदाखलत नहीं कर रहा हूँ, ये दुनियावी तालीम के अंदर दे रहा हूँ। हम मस्जिद में मसावत है, इक्वालिटी है, बेशक बाहर निकलने के बाद तुर्का का शर पत्थर फोड़ने वाला है, वो सांपा वाला है, वो मदारी है, वो जो चमड़े वाले साहब हैं, वो जो खसाब है, वो है हजाम है, वो है धोबी है, वो है मच्छेरा मच्छी पकड़ने वाला है, वो है गस्साल है, वो है खलाईगर है। तो इस मुख्तलिफ पेशों में हम लोग हैं, वही पेशे से शादी कर लेते हैं हम लोग। एक साहब तो बोले भाई हम खसाब तो है हम लोग, लेकिन एक बड़ा खसाब है, एक छोटा खसाब है। बड़े और छोटे में लाइन मिल गई तो तलवारें चल जाते, 70 से मार लेते हम लोग। तो मैं बोला ये जाओ ना को झगड़ों में, रिजर्वेशन होना ही होना है। तो इनके तमाम एक मेरे को काफिर का फतवा देना ही कम था। मैं डरा नहीं, अल्लाह मेरा साथ था और राजशेखर रेड्डी साहब की हिम्मत थी कि मैं जो बोलता था, నవాబ్ గారు ఎందుకు వీళ్ళు ఇంతమంది అద్దంటున్నాక నువ్వు ఎందుకు పట్టుకున్నావు ఇది
इतने सारे लोग आके मुझे कह रहे हैं कि नहीं शब्बीर गलत काम कर रहा है, काई को रिजर्वेशन ज़रूरत नहीं है मुसलमानों को, हमने सलातीन है, हमने मुल्क को 700 साल हुकूमत चलाया है, हमको क्या करना है। मैं बोला वो बिरयानी नवाब हैं साहब, उनको क्या मालूम है। वहाँ गाँव में जाके देखो क्या गुर्बत है, जाओ तुर्का काशरों ने देखो गुर्बत कैसी है, देखो मिस्त्री का काम करने वाले, देखो मदारी बंदरों को खिलाने वाले, सांपों को खिलाने, वो भी तो कलमा को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, तो वो दिखाई नहीं दे रहे। बहरहाल हमको हिम्मत दिया, अल्लाह मुझसे काम लिया, मैं कौन हूँ, वो अल्लाह मुझसे काम लेना चाहा, हम लिए। आज 20 लाख बच्चे आंध्रा और तेलंगाना के अंदर, और डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA, आपके भी कई ख़ानदान में बच्चे बनेंगे। इस साल MBBS 22-23 में खाली तेलंगाना के अंदर 934 MBBS बच्चे आए हैं, 934, 4% में फ्री सीट। 4 बच्चे, उठो बाबा, क्या नाम है, MD, तो माशाल्लाह मुबारक। ये तो हमारे भैंसा के जर्नलिस्ट हैं ना, निर्मल के, हाँ, उनके 4 बच्चे आज MD बन के आए हुए हैं, तो कितनी खुशी होती। क्या MD बन सकते थे अगर ये रिजर्वेशन, फीस रिएम्बर्समेंट, ट्यूशन फीस ये फ्री नहीं होता, तो क्या बन सकते थे। मैं पहला किस्सा सुना रहा हूँ कि हम लोग MBBS सीट्स 4-5% अनाउंस कर दिए। उसके बाद आदिलाबाद सुबह सुबह बांसवाड़ा से बड़ी तादाद में 2 गाड़ियाँ भर लेकर यहाँ उतरे। मैं बोला, एक अली चाउस भी थे, मैं बोला क्या मैं इतना सब लोग सुबह सुबह उतर गए तुम लोग। बोला हाउ साहब मिल गए, ये देखो ये बच्चा है अतीक है, इनको मिल गई, ये इनके बावा है, साबुनों की जो गांव में तैयार करते वो देहाती साबुन लेके हर गांव जाके जहां बाज़ार लगता वहां जाके बेच के आते हैं। इनके बच्चे की वो 58,000 फीस है, 58,000 फीस बन सकता है, उसका घर बेचे तो भी 58,000 नहीं आते, उन्हें कैसा पढ़ाएंगा साहब। बोलेगा, बोला बड़े पते की बात है। बोला चलो एक आधा घंटा वेट करो, 10 बज जा रहे, CM करने जाएंगे हम। सीधा CM राजशेखर साहब करने गया हमें। मैंने कहा साहब अपन तो सीट इन लोगों को तो 5% रिजर्वेशन दे दिए, फ्री सीट तो दे दिए, मगर फीस कौन बनना था। 2 करोड़ में बिक्री और तुम्हारा बच्चा 50,000 नहीं बन सकता, नहीं बन सकता साहब। 2 करोड़ की बेशक है, उन्हें 50,000 बनने के काबिल ही नहीं है, फिर क्या करेंगे। माफ़ करो साहब बोला, अट्ला जैसा मैं 6 साल से नीकू మొత్తం ఇండియా అంతా ధూమ్ ధూమ్ ఉంది, రాజశేఖర్ जिंदाबाद అంటున్నాం, అంతే అంటావా, అంతే చేయి बोला बोलते ही उसी दिन मुसलमानों को रीएम्बर्समेंट फीस हमारा ही, ट्यूशन फीस हम ही, फ्री सीट हो गई। तो आज हमारे बच्चे 934 तेलंगाना, जिसमें A कैटेगरी में 634, B कैटेगरी के अंदर 179, C कैटेगरी के अंदर 122, तो जुमला मिला के 934 बच्चे इस साल सिर्फ तेलंगाना में, आंध्रा में 500, दोनों पुट टुगेदर 1434 बच्चे आपके इस साल MBBS में दाखिला हासिल करें। यानी 4% गवर्नमेंट में, प्राइवेट कॉलेजों में और माइनॉरिटी कॉलेजों मिला के। और हिंदुस्तान तमाम में कितने हैं मालूम, पूरी नॉर्थ इंडिया में 100 सीट, UP, बिहार, पंजाब, हिमाचल और जितने मध्य प्रदेश, राजस्थान तमाम 100, केरला और कर्नाटक मिला के 400 सीट है। वो 400 ये 500 हमारा तेलंगाना, आंध्रा, हम खाली 1400 बच्चे, 1500 बच्चे हम एक स्टेट पैदा कर रहा है। आज जाइए बोर्डों पे, मेरे वालिद के जब 89-90 में बहुत बीमार थे, ऑपरेशन निम्स से हुआ था, तो हम दवाखाने फिरते तो पहले मैं जाते बोर्ड पढ़ता था, इसमें कोई मुसलमान है क्या, एक दारे दिखा एक है बाप अपना आदमी। आज जाइए, मैं अपोलो में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो पहले बोर्ड करने जाता हूँ, आर्थोपेडिक में इतने में इतने मुसलमान, गैस्ट्रोलॉजिस्ट में इतने हैं, नेफ्रोलॉजी में इतने हैं। ऐसा खुश होता, भूखी ख़त्म हो जाती वो देखकर, बोर्ड पढ़कर। कैसा ज़माना आ गया, ये क्या तब्दीली क्यों आई, तालीम। और ये तालीम हर एक की ज़रूरत है। ये तालीम मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी कुरान बोल रही है, मुक़द्दस हमारी कुरान कह रही है। अल्लाह जल्ल जलालहू ने जब फ़ैसला करा कि कुरान शरीफ को दुनिया में भेजने का, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बोले कि जाओ
ये आयत लेके अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में तशरीफ़ फरमा है, वहाँ इस आयत को ले जाओ। तो जब जिब्राइल लेके आयत उतरे पहले, तो जब कोई नमाज नहीं लेके आए, ज़कात नहीं लाए, रोज़ा नहीं लाए, हज नहीं लाए, जब लाए इक़रा बिस्मिका, यानी पढ़ो, एजुकेशन। ये हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारी कुरान कह रही भाई, उसके बाद हम पढ़ने को तैयार नहीं हैं। तो ये बात आपको नोट करके चलना है। मैं थोड़ा सच बोल रहा हूँ भाई। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हम जब करेंगे, लालजान पाशा साहब का एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल हुआ, तो मैं भी नमाज जना में शरीक करने के लिए मैं गया जामे मस्जिद गुंटूर नमाज जाना पड़ा। चंद्रबाबू नायडू बाहर बैठे हुए थे, अली भी आई कि नहीं आई कि नहीं मालूम, तो आप भी थे गए थे, मैं देखा नहीं। तो मैं बाहर निकल, तो एक साहब नमाज़ पढ़ते मेरा हाथ लेके चुम रहे। मैं बोला कई को चुम रहा भाई? बोला अरे चुम रहे दो ना। बोला अच्छा चुम ले भाई, कितना चुमता है? कई को चुमा बोला मैं। अजी साहब ये मस्जिद के नीचे मेरा कारा मठारने वाला है जी। लास्ट ईयर मेरे को ये एलूर मेडिकल कॉलेज में सीट आ गई मेरे बच्चे को, ये साल मेरे को गुंटूर मेडिकल कॉलेज में सीट आई। 2 बच्चे जी, मैं मठारने वाला कार, दोनों डॉक्टरी पढ़े, राजशेखर रेड्डी एक, तुम एक, दोनों हैं तो तुम मिल गए, लिहाजा मैं तुम्हारे को कर। तो अतीक बच्चे का मैं कैंपेन हमारे बांसवाड़ा के इलेक्शन में था, तो एक जना आके बोले साहब एक डॉक्टर साहब आया आपकी गुलपोशी करते कहते। मैं बोला अरे इलेक्शन की मीटिंग है, उसकी नौकरी जाएंगी, कई को आ रहा है इधर, नको बोल छत बड़ा बता। तो अरे नहीं साहब नौकरी का डर नहीं है कहते, वो दातुज बोल रहे हैं आपको। अरे मैं बाहर आता हूँ, थोड़ी देर ठहरो, बोल इलेक्शन में वो फोटो डाल देगा वो, तभी तो नौकरी का मामला है। करीमनगर के अंदर जॉब भी आ गई, वो बच्चे को एमडी भी बन गया। आया माइक दो, बोला अरे ये तो और परेशान कर रहा है, नहीं दे दो माइक, दे दिए। मैं बोला मेरी ये की ख्वाहिश थी, मैं आज एमडी बना। मेरा बाप छोटी सी झोपड़ी और साबुना बेचने वाले का बच्चा आज एमडी बना। तो मेरी किस्मत देखो लैटरी कैसी निकली। इधर मैं मेडिकल में, तो मेरे दूर के रिश्तेदार कब की बॉम्बे जाके सेटल हो गए, उनकी बेटी भी एमबीबीएस पढ़ के रेडी था। बोला ढूंढ लेते आए ये हमारा पुराना रिश्ते का बच्चा मिल गया, बा इन्हें भी बोल के दोनों की शादी कर दी। बच्चा बच्ची 2 डॉक्टर मिल गए। उन्होंने आके बहुत पैसे वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने बॉम्बे में। अरे मेरी बेटी एक छोटे घर में रहती है बोल के फुकट में घर भी बना के दे दिया उसको। घर आ गया, दुल्हन डॉक्टर बन गई। फिर उसके बाद दोनों को मिला के एक बहुत बड़ा बांसवाड़ा में एक क्लिनिक भी बना के दे दिए। दोनों भी जो सो बच्चों के डॉक्टर बन के बेहतरीन निज़ामाबाद और बांसवाड़ा में प्रैक्टिस कर रहे। तो ख़ानदान कहाँ से कहाँ चलेगा एजुकेशन से। बीवी भी एमबीबीएस मिल गई, बाद में दूसरा पैसे वाला मिल गया, घर भी बना के दे दिया, क्लिनिक भी बना के दे दिया। अब देखो लैटरी नहीं है तो क्या है ये लैटरी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई उसको लैटरी। ये राजशेखर रेड्डी, शब्बीर अली हमारा कारनामा था जिसकी वजह से उस ख़ानदान में इतनी बड़ी तब्दीली आई। तो तालीम से उसकी कहाँ से कहाँ पहचान हो गई। ढूंढते आए उसको बॉम्बे से, अरे हमारे ख़ानदान का बच्चा है यहाँ पे बोल के ढूंढ के उनके की शादी करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मोटिवेशन करिए, गश्त करते ना जब पैसा, आप लोगों भी गश्त कराइए कुछ लोगों को। उर्दू ज़बान ख़त्म हो रही है तो उर्दू ज़बान के लिए उर्दू में वो कॉलेज में है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है उन लोगों का। अब रहा ये सरकार, अब ये सरकार के बारे में तो मैं बोला तो बोलेंगे शब्बीर भाई कांग्रेस के बोले। फैक्ट बोलना चाह रहा हूँ मैं जब INPR मिनिस्टर था, अभी हमारे मुबशिर बता रहे थे, मैंने आते हेल्थ कार्ड इशू कराया। फर्स्ट मिनिस्टर हूँ मेरी गवर्नमेंट में, आप लोगों को मेडिकल हेल्थ कार्ड इशू करा और तमाम डिस्ट्रिक्टों कलेक्टरों को हिदायत दिया कि सबको आइडेंटिटी कार्ड दे डालो पूरों को। जब वो दौर में कार्ड मिलना बहुत मुश्किल का काम था, पासपोर्ट ऐसा समझते थे कि अमेरिका का वीज़ा मिल गया, कार्ड मिल गया था। वो टाइम पे पूरों को कार्ड दिलाया मैं। उसके बाद जर्नलिस्टों को घरों का मकानात का स्कीम शुरू कराया कि हर कैबिनेट में 3-4 क्लियर करता था मैं कि इन लोगों को सोसाइटी बनाओ और अपना ज़मीनात ले लो। मेरी ये गवर्नमेंट ने अब तक किसी को ने, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फाइनल भी करे तो बेचारे आप लोगों को जो हैदराबाद के जर्नलिस्टों को ज़मीनात अलाट करे, गवर्नमेंट वो भी नहीं दे रही। हम दिए सो ज़मीन भी नहीं दे रही, जैसा कि उसकी जागीर है KCR की, उनके घर में से दे रहा। अरे वो तो मैंने उर्दू के साथ है, मैंने उर्दू कंप्यूटर लगाया। 43 लाइब्रेरीज थे तेलंगाना में, 43 यानी उर्दू बच्चियाँ बच्चे एक जन 150-200 200 हर टाइम में ट्रेनिंग ले रहे थे। वो ट्रेन होने के बाद क्या होता था, वो ट्रेनिंग में वो इंग्लिश में सीखो, उसमें उर्दू में कन्वर्शन कर लो, तेलुगु में कर लो, जो चाहे आप लगाओ और जब बदल लो उसके अंदर। लेकिन उर्दू कंप्यूटर बंद कर दिए, उर्दू लाइब्रेरी बंद हो गई।
उर्दू 33 उर्दू लाइब्रेरीज बंद हो गए, 43 उर्दू कंप्यूटर सेंटर बंद हो गए, अवार्ड्स बंद हो गए पूरे। आबिद अली खान साहब अवार्ड था, हमारे जिगर साहब का अवार्ड था, अवार्ड्स बंद हो गए। मैं माजिद भाई से और ये कमेटी से गुजारिश करता हूँ कि अब आबिद अली खान साहब के साथ साथ जिगर साहब के साथ हमारी बहुत उर्दू की खिदमत करे और कई जनरेशन को तैयार करे। वक़ार भाई साहब, सैयद वक़ारुद्दीन मरहूम के नाम पे, उनके नाम पे भी कुछ अवार्ड लगाइए। उनके अवार्ड के पैसे हम जैसे लोग बोल दीजिए कि आप एक अवार्ड दीजिए। ऐसे फंक्शनों में उनको याद ताज़ा कीजिए, उन लोगों के ऊपर एक सब्जेक्ट भी रखिए उन लोगों के ऊपर कि कोई एक बात कहे कि उनके तारीख़ के साने हयात के ऊपर कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी भाई आप लोगों को बनाने में, उर्दू को बनाने में, उर्दू की खिदमत करने के लिए। और कई हज़ारों जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, वो उन्हीं के पेपरों से जर्नलिस्ट बन के निकले। मगर हमारे पास प्रभाव नहीं कि हम जो विरसा और हमारी तारीख़ को हम भुला देना चाहते हैं, हम तारीख़ को याद रखना ही नहीं चाहते। ये काम मत करो। जो कौम अपनी तारीख़ को भूल जाती है, कौम को भी भूल जाते हैं लोग। हाँ, तो अपनी तारीख़ याद रखना है तो अपने साबिक़ा जो लोगों की खिदमत है प्रोग्राम्स करिए। साल में एक दफ़ा उनके पैदाइश के दिन या उनके ऊपर कद रखे तो ना नई जनरेशन को मालूम हुआ कि नई नस्ल को मालूम हुआ कि ये लोग क्या उर्दू की खिदमत करे हैं, उर्दू ज़बान को कैसे चलाए हैं, उर्दू के अखबार में क्या पैसा मिलता क्या, कहाँ है पैसा उसमें, लगाना ही है पैसा उसमें। उसी तरीके से हमारे मुंसिफ के खान लतीफ़ खान साहब का नाम है, उनके ऊपर भी अवार्ड लगाइए। तो ये जो लोग हमारे खिदमत करे हैं उनकी भी मेहरबानी करके मैं आप लोगों से इस्तदा करता हूँ कि वो उनके ऊपर भी एक लेक्चर लगाइए। ऐसे जब सेशन होगा ना, उस सेशन के अंदर ऐसे रेटिंग के टाइप पे आप पहले से उन लोगों को भेज दीजिए, इन लोगों के ऊपर ऐसे रेटिंग होगा, इनके तारीख के ऊपर। अब हम लोग शुरू करें राहुल गांधी क्विज़, राजीव गांधी क्विज़, वो तो राजीव गांधी की ज़िंदगी पे वो क्विज़ लगाए हैं प्रोग्राम। उसके अंदर हम लोग कम से कम 14 लाख लोगों को मेंबर बना रहे हैं और कई प्राइजेस रखे हैं उसके अंदर। आप क्विज़ में जीतने वालों बच्चों को तो उनकी तारीख भी नए नए सहाफ़ियों को मालूम होगी कि ये कैसे दौर में अखबार चलाए ये लोग, कितनी मुसीबतों से उर्दू अखबार को, उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी वक्फ कर दी आप लोगों के लिए। तो वो तमाम चीज़ों पे आप एक सेमिनार से मैं उन लोगों के हिस्ट्री, तारीख़ वो भी लगाइए बोल के मैं सजेशन दे रहा हूँ। कोई डिमांड नहीं है मेरा, ये बोलेंगे अरे शब्बीर भाई आके क्या भाई नए नए बोल के जा रहे बोल के। मुझे हक़ है, मैंने कुछ किया है तो मुझे बोलने का भी हक़ है। और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे रेटिंग लगा के आने से पहले जर्नलिस्ट वहाँ से आपको ऑनलाइन भेजाएंगे, आप स्क्रूटनी करके प्राइस डिक्लेयर करो। 15 मिनट जाते हैं वेस्ट, 15 मिनट में उन लोगों के नामों पे उनके लोगों को मालूम भी हो जाएंगे कि भी इनकी अपनी ज़िंदगी कैसे लोग आपके उर्दू ज़बान के लिए काम करें। तो इसके साथ साथ तो ज़्यादा वक्त भी ले लिया और यही कहना चाह रहा हूँ कि उर्दू ज़बान ख़त्म करने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी तारीख़ को मिटाने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो ये हुकूमत में उर्दू कोई बोर्डों पे नहीं है। मैं आप जर्नलिस्टों से कहता हूँ कि जहाँ तुमको आदिलाबाद के हैं, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है नहीं है, उर्दू में नहीं है तो 4 जर्नलिस्ट धरना बैठ जाओ, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर कलेक्टर को, कल तक अगर उर्दू बोर्ड नहीं है तो हम धरना देंगे यहाँ ऑफिस के सामने तुम्हारे। कैसा नहीं बनता उसका बाप बनाता। करो हिम्मत, आगे बढ़ो। यहाँ पर चिरियान पैलेस जो ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क है, ऐसा डेकोरेशन बोर्ड लगाए, 2 बड़े बड़े मोर लगाए, वहाँ सिर्फ तेलुगु इंग्लिश में लगाए, वहाँ पे नेशनल पार्क बोल के उर्दू में नहीं लिखे। मैं नमाज को जा रहा था, देख लिया, वहाँ से फ़ोन मारा चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट को और इंदिरा खान रेड्डी को। 8 दिन का टाइम दे रहे नहीं है तो मैं खुद गेट के सामने भूख हड़ताल बैठता हूँ, उर्दू का आ जाना। 4 दिन में करके वो DFO आके मेरे घर पे आके बोला साहब आप आके देखो, बहुत खूबसूरत उर्दू में ज़बरदस्त लिख के वो उसमें स्टील के अंदर कटिंग करके चिपका दिए कि नेशनल ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क बोल के बना दिए। तो हमारी ताकत का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे। ये जमहूरी मुल्क किसी बाप का नहीं है, ना उसका है ना इसका है। हमारी ताकत मनवाओ, SP ऑफिस पे जाओ, मंडल ऑफिस में जाओ, तहसील ऑफिस में जाओ, क्यों नहीं लिखा तू? एक पहले कंप्लेंट, सेकंड कंप्लेंट में धरने का नोटिस,
कैसा नहीं आती हमारी उर्दू ज़बान बोर्डों पे? म्यूनसिपाल्टीज़ के बोर्डों पे कहीं नाम नहीं है हमारा। शहर हैदराबाद हमारा बोल के कुछ लोग बड़े बड़े बातें बोल रहे थे, कहीं बोर्डों पे नाम ही नहीं है। हमारा दर्द था, मेरे को, मैं रहते का ऑर्डर दिया था 3 ज़बान में लिखना, बेटा नहीं लिखो तो एक्शन लेता हूँ मैं। मुसलमानों के लिए भी जो रखा हाउसिंग प्रोग्राम चल रहा है, क्यों हमारा परसेंटेज 11%, अर्बन में 9, अर्बन में 11 है, या 9% क्यों घर नहीं देते मुसलमानों को? आप उर्दू कलेक्टर को जब करें भी लिख देना, वो जाके आवाज़ उठाना, मैं एम सो एंड सो पेपर रिपोर्टर, आई एम आस्किंग कलेक्टर जी, आप इतने घर बांट रहे तो ये लिस्ट बताओ, इसमें कहाँ है मुसलमानों के नाम? क्यों 9% जीवो ये है, 9% क्यों नहीं है इसके अंदर? आप बताओ, आप लड़ो भाई। हमारे लीडर वो डर के रहते, काम मेरा पोस्ट चले जाता, क्या होता बोल के डरपुक रहते, सब शब्बीर नहीं रहते। तो मगर आप में खलम दिए ना, आपकी खलम की ताकत से, तो 2-3 जगह करो, घरों की लड़ाई, प्लाटों की लड़ाई, उर्दू ज़बान की लड़ाई, उर्दू बोर्डों में लिखाने का खतरे से दरिया भरता। जब मैं ये तहरीक शुरू करा रिजर्वेशन की, मेरी कोई तायद नहीं करा। जमीयतुल उलमा हिंद 2 मौलाना असद मदनी, उन्होंने लंदन से आके मेरे थपथपा के बोले, शबीर हमारी जमीयत पूरी आपके साथ रही, मगर बाकी के लोग हमारा साथ नहीं थे। लेकिन बाद में बोले कि भाई वाकई तुम्हारा रिजर्वेशन से आज हर घर में फ़ायदा हो रहा है। तो हम अगर मुसम्मम इरादा करके काम को आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है, मैं बहुत ज़्यादा भी वक्त ले लिया और थोड़े नसीहत करते करते शायद कुछ ज़्यादा भी बोल दिया होगा, मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ। और एक बात, हमारे सदर साहब, आप है हबीब जिलानी साहब, नोट करो, मैं वरंगल जाता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। क्यों खुश होता हूँ बोली कि मैं आज मालूम होते ही गुलशन सामने हंस रहे, तो ये लोग पूरे मिलके आ जाते, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है वो लोगों का। तमाम आते नहीं है तो 2-4 आए तो बोलते हम सबको दे लेते साहब, तो कोऑर्डिनेशन के साथ आके मिलते। मैं बोलता हूँ मुझसे नहीं, कोई भी आके मिले दो, कोई सियासी लीडर पार्टी आने दो, हुकूमत है, आप लोग जाना, सवालात करना और हमको ब्रीफिंग करना। साहब आप बात करने से पहले यहाँ ये मसाइल है इनके, आप ये मसाइल पे बोलिए, ये मसाइल से कलेक्टर के रिव्यू में बात करिए। तो उससे क्या होगा, मैं जाते पहले इनसे बात करने के बाद मैं तकरीर करता हूँ, क्योंकि इनसे मैं फीडिंग ले लेता हूँ क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स है वरंगल शहर के अंदर, मैं किससे बात करूँ। मैं मिनिस्टर रहो मत रहो, लीडर ऑफ द अपोजिशन रहो, नाश्ते पे या लंच पे या चाय पे कहीं तक भी बुला लेता हूँ मैं, तो पूरे आते। ऐसा 1-2-3 डिस्ट्रिक्ट हमारा निज़ामाबाद में भी आते, पूरे हमारे कामारेड्डी में भी आते, मगर बहुत सारे जगह मैं ढूंढते रहता हूँ, अरे बुलाओ भाई, अखबार वालों को बुलाओ, कहाँ है हमारे उर्दू वालों को बुलाओ, उर्दू वालों को बुला। मैं बुलाते रहता हूँ, मेरा गाड़ी का टाइम भी हो जाता, मैं चले भी जाता हूँ, बेचारे आते नहीं। कहाँ है बोलो तो साहब उधर गए, इधर गए, उधर गए, इधर गए। वो नहीं रहना, डिसिप्लिन फ़र्ज़ है, ये भी आपका, ये भी फ़र्ज़ है। नमाज कैसे फ़र्ज़ है, आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके हाथ में कलम दिया अल्लाह ताला, आपसे फ़र्ज़ का है कि कोई कायद आने दो, चाहे बीजेपी का भी आने दो, किशन रेड्डी, जाके मिलो, मिल के बताओ वी आर, हम साफ़ी, हम सबके लिए आए हैं। यहाँ पर पीने के पानी तकलीफ़ में हिंदू भाई को भी, मुसलमान भाई को, सबको तकलीफ़ हो रही है, आप पानी के मसले पे बोलिए। तो आपका, तो जब आपकी आइडेंटिफिकेशन आएगी, कलेक्टर वगैरह डर जाएंगे, अरे बाप रे बाप क्या तेज़ बोल रहा भाई, मिनिस्टरों के सामने हमारा वो, तो उसके बाद आप फ़ोन करते, फौरी अपॉइंटमेंट देता हूँ, आ जाओ भाई बोल के। तो ये कुछ मेरे चुटकुले थोड़े वो दे दिया आप लोगों को, कैसा हुकूमतों को झुका सकते आप, कैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप कंट्रोल में ला सकते, उसके लिए आपको भी कुछ चीज़ों में आगे बढ़ना है। फिर एक दफ़ा इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतने बड़ी तादाद में, पुराना दक्कन हैदराबाद है, दक्कन से आए हुए तमाम सयाफियों को तहे दिल से फ़र्दन आपको मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि आप लोग और तरक्की करें इस ज़बान को, और मुस्लिम मसाइल पर, अक़लियती मसाइल पर आप लोग आगे आइए। और रिज़र्वेशन के बारे में भी, जहाँ रिज़र्वेशन अमल नहीं हो रहा वहाँ धरना दीजिए, बट अरे 4% करार नहीं करा, बता हमारे को रोस्टर सिस्टम, लड़िए। अमित शाह आए रमज़ान के दूसरे दिन 23 को, कहे कि मैं 4% रिज़र्वेशन समाप्त कर दूंगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये रिज़र्वेशन निकाल कर मैं OBC SC ST में बांट दूंगा। तो मैंने बोला अमित शाह, उन प्रधानमंत्री चाय वाला, तुम जो सो तड़ी पार, दोनों अनपढ़ों से देश चल रहा है, ये
तुमको ये भी पता नहीं है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है। नंबर 2, ये मुसलमानों का नहीं है, ये सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड मुसलमानों को दिया गया है। सैयद को नहीं है, मुग़ल को नहीं है, अरब को नहीं है, पठान को नहीं है, इसके अंदर ईरानी को नहीं है, शिया को नहीं है, से 14 कम्युनिटीज़ को निकाल दिए रे भाई। जो पेशे के तौर पर है, शेख है उसको है, बाकी के लोगों को नहीं है। अरे अक्ल के अंधे, तू उन्हें तेरा बाप भी नहीं निकाल सकता अमित शाह, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में अभी 5 जजेस के पास चल रहा है केस। 14 साल से केस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे है, तो इन्हें कैसा निकालता। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंप्लेंट कर रहा हूँ, और हम कंप्लेंट करने से पहले चीफ जस्टिस 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बुला के कहे कि भाई तुम्हारा होम मिनिस्टर क्या बात कर रहा, क्या जजों पे ढाक डाल रहा, ये हमारे सामने केस है, ये जाके कैसे बयान दे सकता है पब्लिकली कि मैं रिजर्वेशन समाप्त कर दूंगा। मगर हम खामोश है, बोलने के लिए तैयार नहीं है, डर रहे। जो मौजूदा हुकूमत के लीडर पूरे डर रहे, सीएम डर रहा। सीएम बोलता मैं बीजेपी के साथ लड़ूंगा, अमित शाह बोल के गया तो अमित शाह के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं। अमित शाह जी तुम सेंट्रल है, देख लो, पर ये स्टेट मेरा है, मैं 4% ये है, मैं 12 देने का वादा किया, लेकिन 4 को तो मैं बचाऊंगा बोल के एक बात नहीं बोल सकी है मौजूदा सरकार। तो बोलेंगे अरे शबीर भाई सियासत नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपका हक छीन ले रहे, 4 को 3 कर रहा हूँ बोल रहे हैं, 3 है 4 अब तक हमारे को नहीं बोल रहे। हम उसमें डाले राइट टू इन्फॉर्मेशन में, हमको जवाब नहीं आ रहा। तो अब जवाब आवाम है हमारी, अब आवाम फैसला करना है कि हमारे रिजर्वेशन की हिफाजत हम करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे मर्रात की हम हिफाजत करेंगे नहीं, हमारी उर्दू ज़बान की हिफाजत करेंगे या नहीं, हमारी जमहूरी क़वानीन को हम हिफाजत करेंगे नहीं, इस मुल्क को हम क्या फ़िरक़ा परस्तों के ख़िलाफ़ करेंगे, या कर्नाटक के आवाम का जो फ़ैसला लिया है उसी रास्ते पे हम चल के कर्नाटक का आवाम का जो फैसले को, उनको कर्नाटक के आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ साफ़ियाँ भी आए, मैं उनको भी तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, कर्नाटक की भी, कि आप लोगों ने एक हम करके बताया कि हिमालय पहाड़ पर भी हम सैर कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। मोदी तो क्या है, मोदी का बाप क्या है, हम चाहे तो जिसकी भी तकदीर बदल सकते हैं वो करके बताए। उसके लिए मैं उर्दू साफ़ियों का और कर्नाटक के आवाम को भी इस महफिल से मुबारकबाद देते हुए कि ये कामयाब इनेकाद के ऊपर तमाम साफ़ियों का फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।